द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बंगाल की स्थिति पर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बंगाल में हुआ, तूफान पीड़ित को देखने के लिए और उसकी राहत के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए, तो वहाँ पर ममता बनर्जी और उनके मुख्य सचिव अलप्पन बंदोपाध्याय वह देर से पहुँचे और देर से पहुँचे ही नहीं, वहाँ पर मुश्किल से अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट देने के बाद तुरंत दोनों लोग वहाँ से वापस हो लिए। वो जब वापस हो लिए, प्रधानमंत्री वहाँ से दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाने के बाद केंद्र सरकार से एक चिट्ठी इनके अलप्पन मुख्य सचिव ममता बनर्जी के अलप्पन बंदोपाध्याय को आदेशित किया जाता है कि आप 31 मई 10 बजे तक DOPT नई दिल्ली में अपने कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट दें। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि ममता बनर्जी अपने स्वभाव से इतर नहीं है। उन्होंने जब दबाव और आलोचना को देखा तो उन्होंने दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई दी और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभाओं में और उसमें मुझे बार बार बेइज्जत किया जाता है। फिर उसमें यह भी उन्होंने कहा कि उसमें शुभेंदु या अन्य किसी को बुलाने का क्या औचित्य था। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर किसी को बुलाया जाएगा तो मैं नहीं आऊँगी। मैंने राज्यपाल को अवगत करा दिया था, उनकी ज़रूरत नहीं है। जब सारा कार्य राज्य सरकार को करना है तो भाजपा के नेता विपक्ष और उनके सांसद को बुलाने की इस बैठक में कोई आवश्यकता नहीं है। यह चीज़ें अपने तरफ से गतिमान थीं। मैंने बताया कि अलप्पन बनर्जी को नहीं जाना है, वह नहीं गए, उनको जाना भी नहीं था। उनका 31 मई को सेवानिवृत्ति भी होनी थी। उसी सेवानिवृत्ति के सेवा विस्तरण के लिए जो है केंद्र सरकार ने 24 मई को सेवा विस्तरण की अनुमति प्रदान की थी 3 माह के लिए। जो उन्होंने उसी दिन रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद ममता बनर्जी ने उनको अपनी सरकार में उनको अपना जो है सलाहकार नियुक्त कर दिया। उनको भत्ते और सुविधाएं वही देनी थी जो उनको मिल रही है। उनके स्थान पर मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में अब वो काम करेंगे। पहले मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे। इसके साथ ही जो वहाँ पर हरिकृष्ण द्विवेदी थे, उनको बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। यह सब जानकारी ममता बनर्जी ने अपने ट्वीट से ही दी। लेकिन इसके पहले ममता बनर्जी ने जब प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र उनके तबादले का जो है गया था, तो उन्होंने जो है उसको जो है आलोचना किया और आलोचना करने के बाद उन्होंने इसको सरकार से कहा कि आपने 24 मई को जो सेवा विस्तार दिया है और 28 को आपने तबादला कर दिया है, या ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रूप से असंवैधानिक कार्य किया है। केंद्र सरकार को उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि आपका यह जो आदेश है, तबादला आदेश है, यह कलई कुंडा में आपके और मेरे मुलाकात का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से जब आपके मन में इस ढंग की कोई बात नहीं थी तो आपको कलई को कुंडा के मुलाकात से उसका कोई मतलब भी नहीं रखना चाहिए था। प्रधानमंत्री के यहाँ से जो चिट्ठी आई
उन्होंने तो उसका कोई इशू की बात ही नहीं की। कलईकुंडा में वो नहीं है मुख्य सचिव, उन्होंने प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया। ऐसी स्थिति में उनको सजा के तौर पर दिया जाता है। चूँकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका जो अपने मन में जो उनकी भावनाएं थी वह अपने आप सामने आ गई और उन्होंने इस बात को कहा कि ऐसा तो नहीं है कि कलईकुंडा में जो हमारी आपकी मुलाकात हुई थी यह तबादला आदेश उसी के उसमें दिया गया है। सोचिए, ऐसे ही उन्होंने उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो सारी बातों को कहने के बाद उनका लब्बो-लुआब शुभेंदु और अन्य उस पे चला गया कि उनको क्यों बुलाया गया, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, और ये सारी चीज़ें उन्होंने जो भी उनका जो फ्रस्ट्रेशन था अंत में, क्योंकि वो एक ऐसी हैं कि जो चीज़ों को छिपा नहीं सकती, जो भी है उनको मुंह पे बोलना है, उनको उस हिसाब से प्रकट करना है। उनके एक प्रकटीकरण का एक अपना अंदाज है। और उन्होंने यह सब कहते हुए केंद्र सरकार को जो चिट्ठी लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि आपका जो तबादला आदेश है यह असंवैधानिक है, इसको आप वापस लें। इससे मैं बहुत ही स्तब्ध और हैरान हूँ। केंद्र सरकार का यह फैसला एक तरफा है और उसका हमसे कोई भी इसके पहले आदेश निर्गत करने के पहले कोई भी सलाह मशविरा नहीं की गई थी। स्वाभाविक रूप से नहीं की गई थी कि उनसे सलाह मशविरा लेने का कोई औचित्य भी नहीं था और उनसे नहीं भी लिया गया था। उस स्थिति में उन्होंने अपना जो प्रकटीकरण है उसको किया। उन्होंने जब यह सब किया और 31 तारीख को उनके जो मुख्य सचिव थे उन्होंने सेवानिवृत्ति ले लिया, उनको सलाहकार बना दिया। तो केंद्र सरकार ने फिर उनको आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत अलप्पन बंदोपाध्याय को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चूँकि वह उस समय भारत सरकार में थे, उनको नोटिस जारी किया। उन्हें 3 दिन का नोटिस का जवाब देने का समय दिया कि आप 3 दिन में अपना इसका उत्तर दीजिए। आपको जो इसका मूल बता दें कि जो चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है वह मुख्यमंत्री की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, किसी भी राज्य में की जाती है। इस इशू को टाला जा सकता था, इसमें अधिकारी के स्तर से भी ममता बनर्जी को समझाया जा सकता था। क्योंकि मुझे लगता है कि अलप्पन बनर्जी के ऊपर, अब उनकी सेवाओं के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, मैंने सुना है कि वह ठीक ठाक अधिकारी हैं, लेकिन रहना तो उनको बंगाल में ही है। और जब बंगाल में रहना है तो जब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। अगर आपको बंगाल की सीमा के भीतर रहना है तो जो ममता बनर्जी चाहेंगी, वो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, उसके पास इतना कलेजा होना चाहिए कि वह उनको फेस कर सके, उनके उत्पातों को फेस कर सके, उनके प्रतिशोध को सह सके, इस टाइप का, या उससे दुगनी उससे प्रतिशोध का जवाब दे सके। अन्यथा वह टिक ही नहीं सकता। और इनको पता था, इन्होंने उसको जो है उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसको टाला जा सकता था किसी भी स्थिति को। अगर मुख्यमंत्री कोई चीज़ कह भी रहा है तो उसको समझाया जा सकता था, और नहीं तो उसके पहले उनको बता देना चाहिए था केंद्र सरकार को कि मेरी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, मुझे थोड़ा विलम्ब हो सकता है। मेल भेजा जा सकता था, टेलीफोनिक संदेश भेजे जा सकते थे। तो ऐसी स्थिति में चीज़ों को बिगड़ने से, क्योंकि ममता बनर्जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके मन में एक अपना लक्ष्य हो सकता है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आजकल उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना आ रहा है। उनके सलाहकार, उनके आसपास के लोग उनको प्रधानमंत्री का पद दिखा रहे हैं कि अब अगला प्रधानमंत्री बंगाल से होगा। ट्विटर पे भी ट्रेंड कराया जा रहा है कि नेक्स्ट पीएम बंगाली होगा, बंगाल से होगा।
अभी उस पर भी आते हैं, पहले अलप्पन बंदोपाध्याय पे आ जाते हैं। अलप्पन बंदोपाध्याय इसको टाल सकते थे, इस स्थिति को बचाया जा सकता था। एक पक्ष, क्योंकि इसमें पता है कि जो केंद्र सरकार है यह अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एक प्रोटोकॉल है और यह उनका नैतिक दायित्व भी है, नैतिक धर्म भी है। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसमें जो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, यही 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और इन सेवाओं, इन लोगों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में उनका दायित्व भले कैडर राज्य का हो, लेकिन उनका केंद्र के प्रति भी उतना ही योगदान है, केंद्र के प्रति भी उनका उतना ही दायित्व है जितना उनका होना चाहिए। और इस चीज़ को मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियोस में कहा है कि चाहे बंगाल को देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र को देख लीजिए, ये एक गिरावट दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो भी आईएएस या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी गण हैं वह क्षेत्रीय पार्टियों के चक्रव्यूह में या अपने स्वार्थ में उनके पिछलग्गू के तौर पर कार्य करने लगे हैं। एक गौरवशाली इम्तहान जिस पे परिवार को, समाज को, देश को नाज होता है। कहा जाता है कि जो यहाँ बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो एकदम मलाई होते हैं बच्चे देश के। ऐसी परीक्षाओं से जो बच्चे निकलते हैं वह एक गौरव का प्रतीक होते हैं। समाज में दूर दूर से लोग बताते हैं कि फला मेरा फला है, फला मेरा फला है। जिसकी नहीं भी रिश्तेदारी है वो किसी भी ढंग से अपने को जोड़ने का कोशिश करता है। और जब वही बच्चा, वही अधिकारी हो जाता है तो वह इस टाइप से राज्य सरकार, क्यों? क्योंकि आपको तो केंद्र सरकार से नियुक्ति मिली है, आपको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति दी गई है। अगर आपको राज्य में काम करने के लिए कैडर भले दे दिया गया हो, लेकिन पहला अधिकार तो आप पे केंद्र सरकार का है, किसी की भी केंद्र सरकार हो। मैं आज भाजपा की नहीं बात कर रहा हूँ, कल हो सकता है वहाँ पर किसी दूसरे की केंद्र में सरकार। कोई जरूरी तो नहीं है कि जीवन भर भाजपा नहीं थी सरकार वहाँ पर होगी। क्यों? तो ऐसी परिस्थिति में इस चीज़ को समझना चाहिए। कल आज जो अब आते हैं ममता बनर्जी के, इसमें ममता बनर्जी को भी थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए था। वास्तव में यह उनके एक छोटी मानसिकता का परिचायक है। जब आपने चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद आपकी जीत हुई, एक भारी बहुमत से जीत हुई, पिछली बार से भी ज़्यादा 2-3 सीटों से आपकी जीत हुई, तो आपको एक अपने स्वभाव में परिवर्तन, अगर आप अखिल भारतीय स्तर पे अपने को स्थापित करना चाहती हैं, पहली चीज़ तो वह एक दिवा स्वप्न है, दिन में तारे देखने के बराबर है। क्योंकि बंगाल में कुल मिलाकर 42-43 सीटें हैं और सोचने की बात है कि 42-43 सीटों वाले राज्य की मुख्यमंत्री को ऐसे सपने दिखाए जा रहे हैं कि पूरा, जिसका बंगाल के बाहर एक सीट पाने की भी हैसियत जिस पार्टी की नहीं हो, वह पार्टी प्रधानमंत्री बनने का और बनाने का सपना देख रही हो, खुद बनने का सपना देख रही हो। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार बनी, सपा को पूर्ण बहुमत, एक अच्छा खासा मेजॉरिटी मिला, तो ऐसा लगा कि अब केंद्र की उसमें लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी अब भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। और उसके बाद क्या हश्र हुआ, बहन जी से समझौता करने के बाद भी क्या हश्र रहा। उसी प्रकार की परिस्थिति बंगाल में है। इनको भी एक नशा हो गया। उत्तर प्रदेश तो 80 सीटों वाला राज्य हुआ है और आपका 43 सीटों वाला, 42 सीटों वाला राज्य। और उस राज्य की मुख्यमंत्री यह सपने देख रही हो कि प्रधानमंत्री को गाली देकर, प्रधानमंत्री को नीचा दिखा के हम अपने स्तर को, अरे आपको अपना स्तर ऊंचा करना है तो इतना गौरवशाली, इतना गौरवमयी अपने को दिखाइए, करुणामयी।
दिखाइए कि जिससे बंगाल की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता कहे कि ममता बनर्जी ही एकमात्र नेता है। उस स्तर पे तो आइए। ऐसा नहीं है, बंगाल के लोग भले आपको नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन पूरे देश की जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है और नहीं करेगी। जो आपका व्यवहार है, जो आपका आचरण है, वह केंद्र के लायक तो कतई नहीं है। यह मेरा अपना स्पष्ट मत है। आज की तारीख में अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है जिससे आप अपने स्तर को अपने उसको ऊपर उठा सकें, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कल मैं ही कहूँ कि आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं। लेकिन आज की तारीख में जो आपका व्यवहार रहा है बंगाल में, जो स्थिति है वहाँ पे लोगों की, जो आपकी कार्यशैली रही है, मैं एकदम निश्चित तौर पे आंख बंद करके कह सकता हूँ पूरे यकीन के साथ कि आप प्रधानमंत्री के योग्य कतई नहीं है और मोदी के 10वें अंश के बराबर भी नहीं है आज की तारीख में आप। और उन्होंने एक और जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था, चुनाव के दौरान भी उन्हें सारे विपक्षी लोगों को पत्र लिखा। कांग्रेस ने तो सरेंडर ही कर दिया था, प्रचार ही करने नहीं गए। उनके युवराज और उनके जो है युवराज की बहन प्रियंका वहाँ तो प्रचार ही करने नहीं गई। उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। उसके बाद उन्होंने फिर शोले के अंदाज में विपक्षी नेताओं को ललकारा कि जो डरा सो मरा। डरने से अच्छा है कि मर जाएं, इस टाइप का अपना जो कि उनका, वो सोचती हैं कि बंगाल के बाहर इसको लोग पसंद करेंगे। शायद उनको नहीं पता कि उसके बाहर उनकी हैसियत जीवन में कभी कुछ नहीं बनने वाली। आप उस पार्टी के और उस पार्टी से मुकाबला करने की सोच रहे हैं जिस पार्टी का आज अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे उसका अपना जनाधार न हो, जहाँ पे उसके अपनी सत्ता न हो। अगर 5 राज्य छोड़ दिए जाएं, 1-2 राज्य और छोड़ दिया जाए, तो आज 28-29 राज्यों में जो है करीब 18-19 राज्यों में जिसकी सरकारें हों और एक विचारधारा है, जिसकी परिवार की पार्टी नहीं है, जो निश्चित तौर पे दिन प्रतिदिन मजबूत ही होगी। कांग्रेस के ख़त्म होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस जो एक विचारधारा हुआ करती थी, आज कांग्रेस विचारधारा न होकर एक परिवार की पार्टी हो गई। और परिवार की पार्टियां जैसे राजशाही चलती है, राजतंत्र चलता है, केवल एक राजा योग्य होने से जरूरी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी बहुत करेंगे। आप अपने जीवन काल तक पार्टी को जीवित रख लेंगे, इसके बाद क्या होगा। लेकिन भाजपा एक विचारधारा है, एक ऐसी विचारधारा है, वह किसी की नज़र में अच्छी हो सकती है, किसी की नज़र में खराब हो सकती है, अपने अपने देखने का चश्मा है। लेकिन उसके आलोचक भी हैं, उसके विरोधी भी हैं, लेकिन वो विचारधारा तो है। लेफ्ट की अपनी विचारधारा तो है। लेफ्ट भी किसी के घर की पार्टी नहीं है, भले ठीक है आज उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह विचारधारा आज प्रासंगिक नहीं रह गई है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कुछ एक देश, चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे देश को छोड़कर पूरे विश्व में लेफ्ट की कोई विचारधारा नहीं रह गई है और तानाशाही प्रवृत्ति कभी भी नहीं चलती है। मेरा मानना है कि आपको इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। आप एक क्षेत्रीय, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आप एक प्रधानमंत्री के गरिमा को गिराने का कोशिश करेंगी तो आप खुद ही चोट खाएंगी और गिरती रहेंगी बार बार। शायद बंगाल के बाहर आपको कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। मेरा स्पष्ट मत है। इस चीज़ को अपना ध्यान रखिए और अपनी राजनीति करिए। मुझे उम्मीद है कि अच्छे नेता आएँ। आप जैसे जुझारू नेताओं की ज़रूरत है। आप लेकिन अपने उसको सुधारिए, व्यवहार को परिमार्जित करिए। जो आपने गलत काम किए हैं, जो आपने किया है, बंगाल को एक अलग बांग्ला
जब आप किसी चीज़ से नहीं जीतते हैं तो आप जाति धर्म का नारा देने लगते हैं। आप वही कार्य कर रहे हैं। आप अपने कार्य से महान बनिए, जाति धर्म के नारे से कार्य मत बनिए। महान नहीं बन सकती हैं आप। क्यों? क्योंकि अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पे आना है तो आपको सिखों को भी अपनाना पड़ेगा, आपको राजस्थानियों को भी अपनाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ इंडिया को अपनाना पड़ेगा। जिन नॉर्थ इंडिया वालों को आपने चुनाव में गाली दिया है कि यह बाहर से आकर इन्होंने किया है, आपको उनके पास भी जाना पड़ेगा। तब कहाँ से आपका वो रहेगा? क्या आप शरद पवार जी को समझा पाएंगी? क्या आप अन्य बड़े नेताओं कैप्टन अमरिंदर सिंह को समझा पाएंगी या राहुल गांधी को समझा पाएंगी कि आपको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करें? पहले आप अपने को इन सब जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, या आप पिनराई जी से कर पाएंगी या आप जो है स्टालिन जी से कर पाएंगी? आप पहले अपने को इन विपक्षी नेताओं के सामने अपने को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कराइए, तब आप मोदी के बराबर खड़े होने की सोचिए। और नहीं तो आपका ये स्वप्न ही रह जाएगा। आपको ऐसी राजनीति, आप राजनीतिज्ञ कर सकती हैं, लेकिन एक आईएएस और आईपीएस को इस टाइप से अपनी ओछी राजनीति के चक्कर में मत फंसाइए। वह एक स्वतंत्र उसको कार्य करने दीजिए। जो जनता की सेवा के लिए चुने जाते हैं उनको जनता की सेवा करने दीजिए। यही आपके लिए अच्छा है, यही समाज के लिए अच्छा है, यही बंगाल के लिए अच्छा है। बंगाल में फैक्ट्रियां लगवाइए, बंगाल उन्नत करिए, वहाँ पे रोजगार हो बच्चों को। कितने सालों से वहाँ भर्तियां नहीं हुई बंगाल आयोग में। वहाँ पे आज 5th पे के अलावा यहाँ 7th पे लोग पा रहे हैं, आपने 5th पे के अलावा सैलरी नहीं दी है। इस चीज़ों को सोचिए, विचार करिए। बेरोजगारी की समस्या ख़त्म कीजिए, बंगाल की जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म कीजिए। केवल जातिवाद, केवल धर्मवाद, किसी को बढ़ावा देना, किसी को वोट बैंक की राजनीति करना, इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। मेरी आपको यही सलाह है। इससे आप कभी विजयी नहीं पाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि ममता बनर्जी इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगी कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के लिए क्या योग्यताएं और अर्हताएं होनी चाहिए और कैसी विचारधारा होनी चाहिए, तब अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार हो सकती है। अन्यथा केंद्र सरकार हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। मेरा मानना है राज्य सरकारें कितनी भी मजबूत हों, लेकिन केंद्र सरकार का अधिकार इस राष्ट्र पे पहले है, क्योंकि वह जो भी करेगी वह राष्ट्रीय हित में करेगी। अपने क्षेत्रीय हितों को कभी भी बढ़ावा नहीं देंगे। यही मेरा मानना है। और लोकतंत्र है, लेकिन इसका मतलब जाति धर्म के नाम पर कोई विभाजित करे और देश उसको स्वीकार करेगा। आप फेडरलिज्म का नारा देती हैं और खुद फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को बर्बाद करने की बात करती हैं। आप संविधान की बात करती हैं, लेकिन संविधान के विरुद्ध ही काम करती हैं। हम भारत के लोग की भावना नहीं है, हम कुछ विशेष की भावना है आपके अंदर। इस भावनाओं को ख़त्म कीजिए। सत्ता आती और जाती रहेगी, लेकिन इतिहास आपको किस रूप में याद करेगा, यह महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है मेरा विश्लेषण आपको पसंद आएगा, और अगर मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है कि सब्सक्राइब बहुत स्लो स्पीड से है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।